नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओबीसी समाज को दिए जाने वाले राजनीतिक आरक्षण का मसला इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हेतु लंबित पड़ा है, जिसके लिए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ओबीसी संवर्ग का एम्पिरिकल डेटा संकलित कर प्रस्तुत करना है, जिसमें अनुमानित तौर पर 3 माह का समय लगना है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण के बिना किसी भी स्वायत्त संस्था के चुनाव नहीं कराए जा सकते। इस तकनीकी मुद्दे को लेकर आज दोपहर 4 बजे मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की प्रमुख उपस्थिति के बीच एक सर्वपक्षीय बैठक हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस सहित सभी दलों के गुट नेता व विधायक उपस्थित थे। इस सर्वपक्षीय बैठक में यह तय किया गया कि ओबीसी समाज का एम्पिरिकल डेटा संकलित करने के बाद और उसे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद ही चुनाव करवाए जाने पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत व जिला परिषद आदि के चुनाव कम से कम 6 माह के लिए आगे मुलतवी हो सकते हैं। महानगरपालिका के पदाधिकारियों व अधिकारियों की सेवा में रहने वाले वाहनों के लिए पेट्रोल व डीजल के भी लाले पड़ गए हैं, क्योंकि जिन पेट्रोल पंपों से इन वाहनों में पेट्रोल व डीजल भराया जाता है वहां पर उधारी की राशि काफी अधिक बकाया हो जाने के चलते संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों ने बकाया भुगतान होने तक मनपा के वाहनों को पेट्रोल व डीजल देने से इनकार कर दिया है। ऐसी जानकारी सामने आई है। उधारी की राशि काफी अधिक बढ़ जाने की वजह से शुक्रवार की सुबह महापौर चेतन गावंडे के सरकारी वाहन सहित महानगरपालिका की सेवा में रहने वाले अन्य सभी वाहनों को बिना पेट्रोल व डीजल दिए ही पेट्रोल पंप से बेरंग वापस लौटा दिया गया। इस मामले में जानकारी हेतु संपर्क किए जाने पर निगमायुक्त प्रशांत रोडे का कहना रहा कि पेट्रोल व डीजल के बकाया भुगतान का कोई विशेष गंभीर मसला नहीं है, बल्कि पेट्रोल पंप वालों को नियमित तौर पर आर्थिक भुगतान किया जाता है और पेट्रोल व डीजल की उधारी अदा की जाती है। हालांकि विगत 1-1.5 वर्ष से कोविड व लॉकडाउन के चलते पैसों की कुछ तंगी जरूर रही, लेकिन किसी का भी भुगतान बकाया नहीं रखा गया। साथ ही जो थोड़ा बहुत भुगतान बकाया होगा उसे जल्द ही अदा कर दिया जाएगा। करीब 11 वर्ष के अंतराल पश्चात जिला मध्यवर्ती और सहकारी बैंक के चुनाव होने जा रहे हैं और विगत 31 अगस्त से बैंक के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। नामांकन पेश करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर है, किंतु कल व परसों सरकारी कार्यालयों में साप्ताहिक अवकाश रहेगा। वहीं सोमवार 6 सितंबर को ग्रामीण क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला पोले का पर्व है और 6 सितंबर को अपराह्न 3 बजे तक ही नामांकन प्रक्रिया की अवधि है। ऐसे में सारा दारोमदार शुक्रवार 3 अगस्त यानी आज ही आन पड़ा था और अपेक्षा के अनुरूप शुक्रवार को जिला बैंक का चुनाव लड़ने के अनेकों इच्छुकों द्वारा अपने नामांकन पेश किए गए, जिनमें राज्य मंत्री बच्चू कडू, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के तथा चांदू रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ व पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप जैसे कई बड़े कद्दावर नेताओं द्वारा अपने नामांकन भरे गए। जिला बैंक के 21 सदस्यीय संचालक मंडल हेतु विगत 3 दिनों के दौरान 71 इच्छुकों द्वारा 118 नामांकन पत्र पेश किए गए हैं, जिसमें से आज ही 43 इच्छुकों द्वारा 68 नामांकन पेश किए गए। वहीं गत रोज तक 28 इच्छुकों द्वारा 50 नामांकन प्रस्तुत किए गए थे। अब नामांकन पेश करने हेतु केवल सोमवार 6 सितंबर का ही अंतिम दिन शेष बचा हुआ है और सोमवार को केवल अपराह्न 3 बजे तक ही नामांकन पेश किए जाएंगे। ऐसे में सोमवार को जिला उपनिबंधक कार्यालय में अच्छी खासी धामधूम दिखाई दे सकती है। इतर मागासवर्गीय प्रकल्पच्या मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे ओबीसी मधून। ही जी निवडणूक आहे ही या सहकार क्षेत्राला आणि या जिल्हा बँकेच्या अस्तित्वाची निवडणूक आहे। त्यामुळं या निवडणुकीमध्ये जिल्ह्यातील जवळपास सर्व ज्येष्ठ सहकारातील नेते या निवडणुकीमध्ये सहभाग घेतलेला आहे। त्यात प्रामुख्यानं बच्चूभाऊ कडू आपले मंत्री, नंतर हर्षवर्धन देशमुख, नरेश ठाकरे, त्यानंतर विलास महाल्ले, त्यानंतर हे आमचे आमदार पटेल, त्यानंतर धामणगावचे प्रताप अडसळ, दर्यापूरचे प्रकाशजी भारसाकडे आमदार व अजून सहकारातले जे सर्व नेते आहेत ते सर्व एकत्रित येऊन या बँकेची निवडणूक लढून राहिलो आहे। आम्ही आमचं परिवर्तन पॅनलच्या नावाने पॅनल आम्ही टाकलेलं आहे आणि त्यातला आज मी माझा ओबीसीमधून फॉर्म भरलेला आहे। पुढील काळामध्ये ज्यावेळेस सर्व प्रक्रिया चालू होईल त्यावेळेस विस्तृतपणे या बँकेच्या अस्तित्वाच्या संदर्भात मी माझं भाष्य करेन। उपोषण त्याचाच हिशोब घ्यासाठी मी उभा आहे। एकाकडे सामान्य शेतकऱ्याला उपोषण करण्याची वेळ या मागच्या बॉडीनं आणली
त्याला कर्ज घ्यासाठी ते 10-10, 20-20 आणि त्याचा वचका आम्हाला काढायचा आहे शेतकऱ्याच्या माध्यमातून का जे शेतकऱ्याला त्रास देईल त्याला आम्ही चित केल्याशिवाय राहणार नाही, याच्यासाठी हा अर्ज आहे। करीब 2000 करोड़ रुपयों का पूंजी निवेश और संपत्ति रहने वाली जिला बैंक के चुनाव आगामी 4 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, जिसकी नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार बैंक के चुनाव में 3 करोड़ 39 लाख रुपयों के कमीशन घोटाले तथा इसे लेकर ईडी द्वारा शुरू की गई जांच पड़ताल व नोटिस सबसे हॉट टॉपिक रहेंगे, ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में सदस्य संख्या 21 हो अथवा 23, इसे लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ द्वारा इस मामले में अगली सुनवाई अब बुधवार 8 सितंबर को की जाएगी। वस्तुतः इस मामले को लेकर आज ही सुनवाई होनी थी, किंतु बोर्ड के 45वें नंबर पर रहने वाला यह मामला जब तक सुनवाई हेतु आया तब तक शाम के करीब 5 सवा 5 बज चुके थे, जिसकी वजह से इस मामले पर आज विस्तार के साथ सुनवाई नहीं हो पाई और अदालत ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए बुधवार 8 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। राजापेट पुलिस थाने के सामने स्थित होटल इंपीरिया में लगी आग के चलते नागपुर निवासी एक व्यक्ति को नींद में ही दम घुट जाने की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसके बाद अब मनपा प्रशासन व दमकल विभाग की फायर ऑडिट को लेकर नींद खुलती नजर आ रही है, क्योंकि मनपा के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शहर के सभी होटलों व लॉज का मुआयना किया जा रहा है और 15 दिन के भीतर फायर ऑडिट करवाते हुए दमकल विभाग से ना हरकत प्रमाण पत्र प्राप्त करने को लेकर अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है। वहीं राजापेट पुलिस स्टेशन के थानेदार मनीष ठाकरे ने मनपा प्रशासन से जानकारी मांगी है कि होटल इंपीरिया में फायर ऑडिट हुआ था अथवा नहीं, तथा होटल में किस तरह की अग्निशमन व्यवस्था होनी चाहिए थी और होटल के प्रस्तावित नक्शे व प्रत्यक्ष निर्माण में क्या फर्क है। मनपा आयुक्त प्रशांत रोडे ने आज शहर के छत्ती तालाब व वडाली तालाब परिसर में बनाए जाने वाले कृत्रिम गणेश विसर्जन स्थलों का मुआयना किया और वहां पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा फेस रीडिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते अलग अलग स्थानों पर नाम पंजीकृत कराने वाले मतदाताओं को खोजना बेहद आसान हो गया है। पता चला है कि राज्य में इससे पहले करीब 4 लाख मतदाता ऐसे थे जिनके नाम मतदाता सूची में 2-2 बार दर्ज थे, जिनमें से 1 लाख मतदाताओं के नाम खोजकर किसी एक मतदाता सूची से उनके नामों को काट दिया गया है। वहीं अब भी 3 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम मतदाता सूची में 2 बार दर्ज हैं। विदर्भ क्षेत्र के सबसे पुराने तथा करीब 75 वर्षों का इतिहास रहने वाले राजस्थानी हितकारक मंडल की कार्यकारिणी की बैठक गत रोज संपन्न हुई, जिसमें तय किया गया कि अमरावती जिले के सभी तहसील एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले राजस्थानी समाज बंधुओं को एक सूत्रता में पिरोने हेतु तथा संगठन से जोड़ने हेतु जल्द ही राजस्थानी हितकारक मंडल की तहसील स्तरीय समितियां व शाखाओं का गठन किया जाएगा और तहसील व ग्रामीण स्तर पर भी बड़े पैमाने पर सामाजिक काम किए जाएंगे। गत रोज राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रत्येक तहसील स्तर पर 11 सदस्यीय तहसील कार्यकारिणी बनाने को मंजूरी दी गई। आज अमरावती जिले में 2 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं 4 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,727 पर जा पहुंची है, जिसमें से अब तक 95,055 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं शुक्रवार को अमरावती जिले में कोविड संक्रमण के चलते एक बार फिर किसी मरीज की मौत नहीं हुई। हालांकि अब तक जिले में 1,563 लोगों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। इसके अलावा शुक्रवार को समूचे संभाग में 17 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 9 तथा वाशिम के 5 मरीजों का समावेश रहा। इसके अलावा शुक्रवार को संभाग में 20 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 3, बुल्ढाना के 10 तथा वाशिम के 2 नागरिक शामिल हैं। साथ ही आज संभाग के अकोला जिले में 2 संक्रमितों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हुई है। जिले में जारी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत गत रोज जिले के 83 टीकाकरण केंद्रों पर कुल 21,356 लोगों ने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीका लगवाया, जिसमें से 16,282 ने पहला तथा 5,074 नागरिकों ने दूसरा प्रतिबंधात्मक डोज लगाया। ऐसे में वैक्सीन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या अमरावती जिले में 11,61,075 पर जा पहुंची है। वहीं संभाग के 5 जिलों में गत रोज 384 टीकाकरण केंद्रों पर 60,462 लोगों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया, जिनमें से 43,896 ने पहला तथा 16,566 ने दूसरा डोज प्राप्त किया। संभाग के 5 जिलों में अब तक कुल 46,32,280 प्रतिबंधात्मक डोज लगाए जा चुके हैं। अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय को राज्य के स्वास्थ्य महकमे की ओर से गत रोज 1,18,720 कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई, जिसमें कोविशील्ड के 85,000 तथा कोवैक्सीन के 30,720 डोज का समावेश है। शुक्रवार की सुबह वैक्सीन का स्टॉक प्राप्त होते ही इसका जिला निहाय वितरण किया गया, जिसके तहत अमरावती जिले को कोविशील्ड के 35,000 तथा कोवैक्सीन के 5,920 ऐसे कुल 40,920 डोज प्रदान किए गए।
यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में वडाली परिसर निवासी जगदीश बेनीवाल द्वारा कहा गया कि वडाली परिसर स्थित महादेव संस्थान द्वारा एक लंबी अदालती लड़ाई में हारने के बावजूद उनके परिवार के हक में रहने वाली जमीन के मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसे हथियाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। राज्य के पंजीयन महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी किए गए परिपत्रक के अनुसार 12 जुलाई 2021 से प्लॉट व खेतों के लिए टुकड़ाबंदी कानून लागू किया गया, जिसका विरोध करने हेतु आज सुबह 10 बजे स्थानीय नेहरू मैदान से कई प्लॉट धारकों द्वारा एक भव्य मोर्चा निकाला गया, जो इरविन चौक होते हुए जिलाधीश कार्यालय पहुंचा, जहां पर एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिलाधीश व जिला उपनिबंधक को अपनी मांगों का निवेदन सौंपते हुए टुकड़ाबंदी कानून को वापस लिए जाने की मांग की गई। प्लॉट असला, माझा प्लॉट आहे, तुकडा आहे, पैकीचा तुकडा आहे, परंतु मी बरेचदा तिथे खरेदी करता गेलो, या 15 दिवसापासून मी चक्रा मारत आहे, परंतु साहेबांनी मला सांगितलं की बा ही तुकडाबंदी झालेली आहे। मी त्यांना विचारलं की बा तुकडाबंदी म्हणजे काय। माझ्याकडे 6-2 आहे, 6-2 फेरफार झालेला आहे, पैकीचं क्षेत्र लिहिलेलं आहे। क्षेत्र लिहिलं असताना माझ्या जो तेवढा जी खरेदी नोंदणी झाली आहे त्याला मी नोंदणी फी सुद्धा लावलेली आहे, तरी पण साहेबांनी मला नाकारलं। पुन्हा मी 2-3 वेळा पुरात गेलो, आज होईल उद्या होईल असं त्यांनी मला चालवाचालीची उत्तर दिली, पण मी तरी सुद्धा चला बा आज होतील, त्यांनी पण सांगितलं आज नाही उद्या चालू होतील, पण मी आश्वासनावर आतापर्यंत थांबून राहिलो। परंतु माझ्या सहयोगाने मी माझ्या मित्रांना सांगितलं असा माझा प्रश्न आहे, मग त्यांनी सांगितलं हा माझा तुझाच प्रश्न नाही आहे, हा तर सगळ्याचाच प्रश्न आहे। मग आम्ही सगळ्याचा प्रश्न बा धरून मग एकट्यासाठी का जायचं, म्हणून सगळ्यांनी आम्ही एकत्र येऊन हा निर्णय मागे घ्यावा याच्यासाठी आम्ही एकजूट झालो आणि आमच्या खरेदी ज्या आहे झालेल्या जुन्या खरेदी ज्या झालेल्या आहे आमचे 6-2 बनलेले आहे, ज्यांच्या रजिस्टर झाल्या त्यांच्या खरेदी नोंदण्या द्यावा एवढी त्यांना आमची विनंती आहे। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार के नाम जिलाधीश के जरिए भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि शिक्षकों को आरटीआई के अनुसार वेतन श्रेणी देने के साथ साथ शिक्षकों के प्रलंबित मामलों को जल्द से जल्द हल किया जाए और राज्य में शालाओं को भी तुरंत खोला जाए। भातकुली तहसील के दगड़ागढ़ गांव में रहने वाले नागरिकों द्वारा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के अधिकारियों को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि इस परिसर में नागरिकों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, अतः इस परिसर में महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा जल्द से जल्द सुचारू जलापूर्ति की जाए। दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी अशी माफक अपेक्षा आहे त्यांची, फार अपेक्षा नाही। त्यांना रोजच्याच पाण्याची गोष्ट घेऊ, आपण गोष्ट मंजूर झाला की तिथे टेंडर मिळलं की त्यासाठी काय सुरू प्रश्न 109 गावाचा आणि हे लोक आमदार, त्यांच्या मतदारसंघाचे आमदार, पालकमंत्री, जिल्ह्याचे पालकमंत्री, जिल्ह्याचे सदस्य याच्याकडे साऱ्याकडे जाऊन ते परत आले महाराजकडे आले न्याय मागायसाठी। शेवटचा न्याय महाराज दिला आया ओबीसी समाज को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्थानीय राजकमल चौराहे पर आज धरना प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पात्रुकर द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई सहित ओबीसी सेल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। हे जे 3 तिघाडी काम बिघाडी सरकार आहे, या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसीचं राजकीय आरक्षण महाराष्ट्रातून गेलं। भारतीय जनता पार्टी या सरकारचा निषेध करते। भारतीय जनता पार्टीची मागणी आहे की ओबीसीचं आरक्षण मिळाल्याशिवाय, राजकीय आरक्षण मिळाल्याशिवाय कोणत्याही निवडणुका महाराष्ट्रात झाल्या नाही पाहिजे। आम्हाला त्या निवडणुका मान्य नाही आहे, कारण की ओबीसीचा एवढा प्रचंड मोठा समाज त्याच्यावर या सरकारने अन्याय केला आहे। हा अन्याय दूर झाला पाहिजे ही भारतीय जनता पार्टीची मागणी आहे। त्यासाठी आज आम्ही राजकमल चौकामध्ये अमरावती शहर भारतीय जनता पार्टीतर्फे निदर्शनं केली आहेत आणि सरकारकडे मागणी केली आहे की तुम्ही तातडीने आरक्षण ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण द्या आणि ते दिल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारचं इलेक्शन घेऊ नका। आम्ही त्याचा विरोध करू। जे राजकीय आरक्षण ओबीसीचं महाराष्ट्र राज्यात रद्द केलं, ते राजकीय आरक्षण ओबीसी समाजाला परत मिळावे ही भारतीय जनता पार्टीची मनापासून खूप इच्छा आहे। जर हे आरक्षण मिळणार नाही तर येणाऱ्या स्वराज्यासाठी आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही। आम्ही पूर्ण असंच तीव्र निदर्शने करू व आंदोलन याच्या प्रमाणात पण मोठे करू, हे आमचं महाआघाडी सरकारला सांगणे आहे। त्यांना लवकरात लवकर हे घोषित करावे की आरक्षण किंवा आम्ही हे करणार नाही म्हणून, तेव्हा आम्हाला आनंद होईल।
प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि दिव्यांगों को सरकारी कार्यालयों में ठेका पद्धति पर नौकरी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि कोविड संक्रमण काल के चलते जिले के कई दिव्यांग युवक युवतियां रोजगार से वंचित हैं और उन पर भुखमरी व बेरोजगारी की नौबत आन पड़ी है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सभी तरह की स्पर्धा परीक्षाएं सरकारी संस्थाओं के जरिए ली जाएं, ताकि इन परीक्षाओं में पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे। गत रोज कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू देशमुख की अध्यक्षता में कांग्रेस पदाधिकारियों की एक बैठक शहर कांग्रेस कार्यालय में हुई। इस बैठक में पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख व पूर्व महापौर व पार्षद विलास इंगोले की प्रमुख उपस्थिति के तहत कांग्रेस के विभिन्न इकाइयों व अगाड़ियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कर उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया। राज्य के गृह विभाग ने राज्य के 45 पुलिस यूनिट में मानव तस्करी विरोधी सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसमें अमरावती व नागपुर सहित विदर्भ के 13 यूनिट का समावेश है। ऐसे में अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में इस यूनिट के लिए पीआई व एपीआई के एक पद, पीएसआई के 2 पद तथा महिला पीएसआई का 1 पद तथा 10 पुलिस कर्मचारियों के पद निर्मित किए गए हैं। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जमील कॉलोनी में शुक्रवार की दोपहर एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिस पर काफी मुश्किल से काबू पाया गया। इस आग में देखते ही देखते घर के भीतर रखी तमाम जीवनावश्यक सामग्रियां जलकर खाक हो गई। सौभाग्य से इस समय घर के भीतर कोई मौजूद नहीं था, अतः इस आग में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। प्राथमिक अनुमान के मुताबिक इस 3 मंजिला इमारत में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आगामी 10 सितंबर से 10 दिवसीय गणेशोत्सव प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में शहर के मध्य स्थल पर स्थित नेहरू मैदान में गणेश मूर्ति दुकानों को अनुमति देने की प्रक्रिया मनपा द्वारा आरंभ की गई है, किंतु मनपा का यह भी कहना है कि नेहरू मैदान परिसर में बनाए जाने वाले मूर्ति बाजार में केवल मिट्टी से बनी मूर्तियों को ही बेचने की अनुमति रहेगी और यदि कोई भी मूर्तिकार पीओपी से बनी मूर्तियां बेचता पाया जाता है तो उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के किसी व्यक्ति को उसकी जाति के नाम पर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है अथवा गाली गलौज की जाती है तो ही इसे एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। इस तरह का महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया है। अमरावती जिले के मोर्शी निवासी अवकाश इंगोले ने उनके खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को खारिज करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति द्वय अतुल चांदुरकर व गोविंद सानप ने यह निर्णय देकर इंगोले के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। सिंधुरंजना घाट पुलिस थाना अंतर्गत पुसला बीट में तिजारे तालाब में एक अज्ञात युवक की लाश तालाब में तैरती पाई गई, जिसकी शिनाख्त फहीमुद्दीन नसीरुद्दीन काजी के तौर पर हुई है, जो अमरावती के नागपुर गेट परिसर के लालखड़ी क्षेत्र का निवासी बताया जाता है। पुलिस द्वारा किए गए पंचनामे के मुताबिक मृत युवक के गले पर फांसी के फंदे के निशान भी पाए गए हैं। ऐसे में पुलिस द्वारा इसे संदेह के तौर पर देखा जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार भी किया जा रहा है। अंजनगांव सोजी राष्ट्रीय महामार्ग पर पांडरी के निकट विगत 25 अगस्त को भीषण दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी तथा 9 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से उमेश भगवान माकोड़े नामक एक अन्य घायल युवक की गत रोज इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 2 हो गई है। इन दिनों शहर में वीडियो गेम पार्लरों की संख्या काफी अधिक बढ़ने लगी है, जहां पर विभिन्न तरह के ऑनलाइन गेम खेले जाते हैं, जिसकी आड़ में जुए का व्यवसाय भी काफी बढ़ने लगा है। इस आशय की शिकायत मिलते ही शहर पुलिस ने जिलाधीश कार्यालय के मनोरंजन विभाग को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी मांगी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि शहर में कुल कितने गेम जोन व इंडोर गेम सेंटर को अनुमति दी गई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा अवैध गेम जोन व वीडियो पार्लर पर कार्रवाई की जाएगी। नांदगांवपेट पुलिस थाना अंतर्गत नेशनल हाईवे क्रमांक 6 पर बाबा मानस केंद्र के सामने गत रोज घटित सड़क हादसे में वरुड तहसील के मेंढे गांव निवासी सागर जिचकर नामक युवक की मौत हो गई। सागर जिचकर अपनी दुपहिया पर सवार होकर नांदगांवपेट से अमरावती की ओर आ रहा था। स्थानीय इरविन अस्पताल में हर्षराज कॉलोनी परिसर निवासी संदीप अकोलकर को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था तथा उस पर इरविन के वार्ड क्रमांक 16 में इलाज चल रहा था। बीती रात करीब 11 बजे के आसपास संदीप अकोलकर ने वार्ड की परिचारिका से बिस्लेरी का पानी मांगा और पानी नहीं लाकर देने पर संदीप अकोलकर ने इस महिला परिचारिका के सिर पर लोहे की कुर्सी दे मारी और उसके बाल खींचे। परिचारिका की शिकायत के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस ने संदीप अकोलकर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जिले की भातकुली तहसील अंतर्गत खाल खलोनी गांव के निवासी पंकज जगन्नाथ रौराले नामक युवक की कल दोपहर बिजली का करंट लगने की वजह से मौत हो गई। भातकुली पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। विगत 17 अगस्त को मनपा की आमसभा जारी रहने के दौरान सदन में घुसकर हंगामा करने वाले अभिजीत देशमुख नामक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी सचिन भेंडे, पराग चिमोटे व गणेश मरोड़कर को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, लेकिन मामले में नामजद किया गया अभिजीत देशमुख लगातार फरार चल रहा था।
बीती रात परतवाड़ा शहर में बस स्टैंड परिसर में एक डॉक्टर के साथ 3-4 लोगों द्वारा मारपीट करने की जानकारी सामने आई है। पता चला है कि होटल अनिल इन के सामने से जब ये डॉक्टर गुजर रहे थे तब कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। फिलहाल तक इस मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।